आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड का हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। पीछे हमने एक वीडियो इस पर बनाया है जिसमें हम 4 बहुविकल्पी प्रिंट कराए थे। अब इस बार 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी ही पूछेगा, तो पहले हम सारे बहुविकल्पी यानी अनसॉल्व के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग और भी उससे बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 4 क्वेश्चन पीछे कराए, तो इसका मतलब ये दूसरी सीरीज है और ये इसका पहला क्वेश्चन है। यदि AP का दूसरा पद 13, AP का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है, तो उसका सातवां पद क्या होगा? तब AP क्या होता है? AP मतलब होता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब एक बात समझिए, एक AP का कह रहा है दूसरा पद 13 है, तो AP के 90 पद का फार्मूला क्या होता है? AN = A + N-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। AP के 90 पद का ये फार्मूला है। तब कह रहा है AP का दूसरा पद यानी A2 बराबर 13 है। ठीक है, जब A2 बराबर 13 है और क्या कह रहा है, और पांचवा पद 25 है यानी A5 बराबर 25 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि सातवां पद बताइए। तो यहाँ पर 13वां पद और 25वां पद, सॉरी 13वां पद और दूसरा पद और पांचवा पद दिया हुआ है। तो हमसे 13 और 25 हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे सातवां पद पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे A2 बराबर यहाँ पर A प्लस, जहाँ पर N है वहां पर आप 2 रख दीजिए, A + 2 - 1 इंटू डी, और यहाँ पर हो जाएगा A + 5 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A + D, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो A + 4D = क्या हो जाएगा? 13, और ये = हो जाएगा 25। वास्तव में इसके बराबर ही तो गया। जब AN = रहता है तो ये फार्मूला बनता है, तो A2 = रहेगा तो N की जगह केवल 2 हो जाएगा। इसी तरीके A5 की जगह N की जगह 5 हो जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 में जब हम समीकरण 1 को घटा देंगे तो ये बनेगा A + 4D = 25 और A + D = 13। इसको विलोपन विधि से हम लोग कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो ये 3D हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया 2 में से 1 गया 1, तो D = हो जाएगा 12/3 यानी 3 × 4 = 12, यानी D कितना आ गया? D बराबर 4 आ गया। मेन काम हमारा A और D निकालने का था। जब D का आ गया, अब D का मान उठाकर आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब D का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस, तो D कितना है? D आपका 4 है, = कितना हो जाएगा? 13। A = हो जाएगा 13 - 4, ये हो जाएगा A = ये जब 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ये 9 हो गया। अब आपको प्रथम पद पता चल गया, यानी A पता चल गया और D पता चल गया। जब A और D पता चल गया तो अब क्या होगा, अब आपको सातवां पद निकालने को बोला है, तो A7 = हो जाएगा A + 7 - 1 इंटू D। ठीक है, क्योंकि सातवां पद निकालना था इसलिए N की जगह 7 हो गया। फिर हो जाएगा A7 = A + 6D। तो अब A7 = A कितना भी आपका, एक आपका 9 है तो 9 रख दीजिए, और D कितना है आपका? D है आपका 4, तो 6 × 4 = 24, तो 6 × 4 = 24 और 24 पहले इसको लिख लें, 9 + 24, तो 24 × 6 = 30, 3 × 33, तो A7 = आ गया आपका 33। तो जब ये 33 है तो ऑप्शन में कोई 33 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जल्दी से करना होगा, क्योंकि एक नंबर के सवाल के लिए इतना समय नहीं दिया जाता। ये मेरा काम आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसको डिटेल किया। बाकी आपको इसे जल्दी से ही करना होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि दिया है कि BC/QR 1/3 दिया है, क्या दिया है? BC/QR बराबर 1/3। ठीक है, फिर हमसे पूछ क्या रहा है, और एक बार के साथ कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR से, तो तथा
अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब देखिए है तो कह रहा है उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एरिया ऑफ PRQ और एरिया ऑफ BCA का अनुपात क्या होगा। तो एक बात जानिए, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात इक्वल बराबर होता है। मतलब आप जानते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, जैसे AB के संगत कौन है, AB के संगत PQ है, तो आप यहाँ PQ कर दीजिए और फिर यहाँ पर हो जाएगा BC और BC अपॉन QR हो जाएगा और फिर हो जाएगा यहाँ पर CA अपॉन हो जाएगा RP। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और एक चीज और होता है, जो भी आपके समरूप त्रिभुज होते हैं उनके भुजाओं का अनुपात और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी समान होता है। तो हम जानते हैं, सीधे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है किसके, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, खाली भुजा एक भुजा भी ले लेंगे तो काम हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात। ठीक है, या भुजाओं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसका अगर देखा जाए तो त्रिभुज ABC का क्या एरिया, इसको इस तरीके लिखते हैं त्रिभुज ABC और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं क्या है, इनकी संगत भुजाएं क्या है, AB PQ है, BC QR है और CA RP है। तो यहाँ पर देखिए BC अपॉन QR, तो BC अपॉन QR हमको पता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं BC अपॉन QR। तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 1/3 है। तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो भी 1/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है ना क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर C आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ कर देता हूँ। कह रहा है P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो दिया है क्या दिया है, P बिंदु आपको दिया है -6,8 और आप जानते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु 0,0 होता है। अब इस दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, D = क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। ठीक है, तो D = हो जाएगा आपका x1 कितना भैया, x1 है आपका -6 + -0 फिर +8 - 0 का स्क्वायर। तो D = हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, -6 + 8 यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64। तो 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100। और जब ये रूट से निकलेगा तो 10 हो जाएगा। एक्चुअल में प्लस माइनस में दोनों में आएगा, लेकिन ये आप प्लस लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती। तो आपका विकल्प नंबर C सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई और परछाई होना चाहिए, ऊंचाई और परछाई बराबर है। परछाई शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, परछाई बराबर है सूर्य का उन्नयन कोण है। तो मान लीजिए आपका ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और ये उस ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई है। भाई ऐसे खड़ा है तो परछाई ऐसे ही पड़ेगी ना। तो ये आपका त्रिभुज का निर्माण करेगा। अगर हम इसको मिला दें तो ये आपका त्रिभुज बन गया ABC। तो अगर कह रहा है उसकी ऊंचाई और परछाई बराबर है, तो अगर ये x सेंटीमीटर है या x मीटर है तो ये भी x हो जाएगा, ये x तो ये भी x। ठीक है, अब कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो ये आपका अगर यहाँ सूर्य है तो इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, अब कोण भी आप वैसे भी जानते हैं, कोण किस पर निर्भर करता है, कोण दूरी पर निर्भर नहीं करता, कोण जो है घुमाव पर निर्भर करता है। तो सूर्य कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब इस सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। तो आप जानते हैं अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है
अगर ये ए है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या होगा ए बी और आधार आपका होगा बी सी। तो tan थीटा बराबर, तो ए बी भी x है आपका और बी सी भी आपका x है। तो tan थीटा बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, किसकी tan 45 की। तो दोनों तरफ से आप tan छोड़ देंगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।